एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एक ऐसा आर्मर होता है जिसमें कि एक्सप्लोसिव लगा होता है, लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव लगा होता है। जब इससे कोई एंटी टैंक मिसाइल टकराती है तभी एक्सप्लोसिव फट के उस टैंक की जो ऊर्जा है उसको समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कि टैंक को नुकसान नहीं होता है। पर यह तो हुआ नॉर्मल रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन। अगर किसी मिसाइल में टेंडम रिएक्शन हो रहा है या टेंडम एक्सप्लोशन हो रहा है, एक एक्सप्लोशन के बाद दूसरा एक्सप्लोशन हो रहा है, तो इस प्रकार के जो रिएक्टिव आर्मर है वो भी इसकी ऊर्जा को नहीं रोक पाते हैं। वो पहले एक्सप्लोशन की ऊर्जा को रोकते हैं, दूसरा एक्सप्लोशन टैंक के अंदर होता है और टैंक को बड़ा नुकसान हो जाता है। या टैंक को छेद देने वाले कुछ ऐसे आर्मर होते हैं जो इस प्रोटेक्शन के बावजूद नहीं रोक पाते हैं। पर डीआरडीओ डेवलप कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन वाला, जो कि टेंडम एक्शन को भी या टेंडम एक्सप्लोशन को भी रोक सकता है। इसके अलावा ये जो पेनिट्रेशन वाले, टैंक को पेनिट्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको भी रोक सकता है। अगर टेंडम रिएक्शन वाले या टेंडम एक्सप्लोशन वाले हम लोग एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें तो 50% तक ये रोक पाएगा। अगर हम लोग टैंक को छेद देने वाले सेल्स की बात करें तो उसको 30% ये रोक पाएगा। ये आर्मर प्रोटेक्शन प्लेटों की तरह होते हैं जिनको कि नट बोल्ट के माध्यम से या वेल्डिंग के माध्यम से किसी भी टैंक पे लगा दिया जाता है और फिर जब कोई एक्सप्लोसिव इससे टकराता है तब ये अपना कमाल दिखाते हैं। इनका आपस में टकराव से भी रिएक्शन ना हो जाए या एक्सप्लोशन ना हो जाए और आपस में खुद ब खुद टकरा के खत्म ना हो जाए, इसलिए इनमें ये कैपेबिलिटी डाली जाती है, एटोन्यूएट कर दिया जाता है उनका आपस का टकराव, जैसे कि आपस में टकराने से नहीं फटते हैं, किसी हल्के आम के अटैक से भी नहीं फटते हैं जब तक इनमें कोई बड़ा एक्सप्लोशन ना हो। तो इसी प्रकार का आर्मर प्रोटेक्शन, एक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ की तरफ से। इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया गया है और उसको देखा गया है T-72 टैंक में लगाए हुए और इसका उसी में ट्रायल किया जा रहा है। अभी ये जो आर्मर प्रोटेक्शन डेवलप किया जा रहा है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के लिए डेवलप किया जा रहा है। मतलब जो नया मेन बैटल टैंक आएगा नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन का, उसमें इस प्रकार के प्रोटेक्शन को लगाया जाएगा और उसी के लिए डेवलप किया जा रहा है। पर यह जरूरी नहीं है कि ये उसी टैंक में इस्तेमाल किया जाए। इसकी कैपेबिलिटी ये होगी कि ये बदल के किसी भी टैंक में लगाने योग्य होगा ताकि हमारे सारे टैंक्स को ये प्रोटेक्शन दे सके। बात करते हैं HAL और GE के कॉर्पोरेशन की। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है GE के F414 इंजन की, जो कि जेट इंजन है, और इसकी जो फैसिलिटी है वो कहा जा रहा है कि HAL की जो इंजन फैसिलिटी है बेंगलुरु में, वहां पर लगाई जा सकती है या वहीं पर इसकी स्टार्टिंग की जा सकती है। HAL और GE के बीच में दोनों में बात हो चुकी है, बस फाइनल कंफर्मेशन या फाइनल जो इजाजत है वो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाएगी, ये हम लोग जानते ही हैं। और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में या दोनों ही कंपनियों के बीच में ये हुआ है कि भाई बेंगलुरु में ही इसका स्टार्टिंग की जाएगी। इसके लिए नई असेंबली लाइन बनेगी, इसके लिए जो इंजीनियर्स हैं उनको सिखाया जाएगा और तब जाके जीरो से रॉ मटेरियल से लेके इस इंजन को किस तरह से पूरा बनाना है ये चीजें क्लियर की जाएंगी। साथ ही साथ इसी इंजन की जो MRO फैसिलिटी है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉलिंग फैसिलिटी है, वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये इस प्रकार की फैसिलिटी से ये क्लियर हो गया है कि आगे आने वाले एयरक्राफ्टों में हमारे जो हैवी एयरक्राफ्ट होंगे जैसे कि AMCA या तेजस MK2, उनमें इन्हीं इंजन्स को इस्तेमाल किया जाएगा शुरुआती दौर में, जब तक हमारा कोई इंजन और हैवी इंजन डेवलप ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं इसरो और नासा के कॉर्पोरेशन की, निसार की, जिसमें कि एक सिंथेटिक अपर्चर रडार अंतरिक्ष में भेजना है, जिससे कि जो पूरे विश्व में स्नो पिघल रही है, समंदर का जो लेवल है वो उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, या ये अनुमान लगाना हो कि कहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होगा या कहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट जो कि इसरो और नासा के द्वारा डेवलप की जा रही थी और इसको लॉन्च किया जाएगा अगले साल, वो अब अमेरिका से नासा की फैसिलिटी से डिस्पैच की जानी है। अगले महीने ये डिस्पैच होगा। हमारे जो इसरो के चीफ हैं वो भी अमेरिका गए हुए थे और एक मिनिएचर वर्जन का उन्होंने उद्घाटन किया एक तरह से और उसको डिस्पैच किया या डिस्पैच की तरह दिखाया गया। हालांकि वो अभी डिस्पैच एक्चुअल में नहीं हुआ है। इसमें इसरो के द्वारा जो काम किया गया है वो S बैंड पर किया गया है, उसको अमेरिका भेजना था। उसका L बैंड जो कि नासा के द्वारा बनाया गया है, उन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद तब फिर ये SUV के आकार का सैटेलाइट जो कि लगभग 2.5 टन का होने वाला है वो भारत भेजा जाएगा और तब जाके इसका भारतीय रॉकेट में इंटीग्रेशन किया जाएगा और अगले साल फिर इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत के इसरो के चीफ का ये कहना था कि ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सैटेलाइटों में से एक है, जिसका एंटीने का
जो डाया अगर बात करें तो वो 12 मीटर का है। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में से सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट और उसके बाद यूएई के डिप्लोमेट अब वहां से हट गए हैं। अचानक से उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने देश लौट रहे हैं। अभी इसके क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस कारण से हो रहा है, पर यह कहा जा रहा है ये तालिबान के द्वारा सभी लोगों से या उन डिप्लोमेट्स या उन एम्बेसडर या उन कॉन्सुलेट को ये बोला गया है जिनको कि खतरा है। ये कहा गया है कि एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी ग्रीन जोन में, सिक्योर जोन में घुस चुकी है और वो एम्बेसी को निशाना बना सकती है। इसलिए अभी तो 2 देशों की खबर आई, हो सकता है और देश भी वहां से निकले या उनके अधिकारी निकल जाए। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस कारण से वो निकल रहे हैं, पर कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे यही कहना है कि तालिबान ने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है। बात कर लेते हैं चाइनीज बलून की, जो कि 60,000 फीट पे F-22 रैप्टर के द्वारा मार गिराया गया, जिसमें कि $40,000 की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और F-22 रैप्टर की आप रनिंग कॉस्ट जानते ही हैं। तो इस प्रकार से एक छोटे चाइनीज बलून के लिए यूएस ने इतना खर्च कर दिया। इंटरनेट पे उनकी खिल्ली तो उड़ाई गई थी, पर चीन के द्वारा ये कहा गया है कि वो बहुत गुस्सा है और इसका वो रिटेलिएशन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका का ओवर रिएक्शन था। चीन के द्वारा अमेरिका को ये बताया गया था कि ये एक सिविलियन गुब्बारा है जो कि किसी कारण अपना पथ भटक गया था और अमेरिका तक पहुंच गया, और अमेरिका ने इस पर ओवर रिएक्शन किया। बार बार चीन के कहने के बावजूद इसको मार गिराया और चीन पर यह आरोप लगाया गया कि इस प्रकार के स्पाई बलून्स भेजे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। ये क्लियर ओवर रिएक्शन है और चीन इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चीन सही बोल रहा है या अमेरिका सही बोल रहा है। हालांकि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो चीनी बलून था, इस प्रकार के कई बलून लॉन्च किए गए हैं और वो उन सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें कि 5 कॉन्टिनेंट की स्पाई इन बलून्स के द्वारा की जा रही है। अब बात कर लेते हैं भारत की बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी की, जिनके बीच में एक झड़प हुई। 10 मिनट की झड़प थी, उसके बाद एक कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और तब जाके इस झड़प को खत्म किया गया। एक्चुअल में भारत के द्वारा अपनी जो सीमा है उसकी तारबंदी की जा रही थी। बांग्लादेशी वहां पर पहुंच गए कि भाई इस तरह की तारबंदी नहीं होनी चाहिए, और उनका ये कहना था कि भारत इस प्रकार की जो गतिविधि कर रहा है वो गलत है। हिल्ली सेक्टर में कहा जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें हुई, और बांग्लादेश का ये कहना था कि जो इंटरनेशनल लॉज है या हमने आपस में जो लॉज बनाए हैं उसमें 150 मीटर तक नो मैंस लैंड में कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए थी। जो तारबंदी की जा रही थी भारत की तरफ से वो गलत की जा रही थी, और फिर बाद में मीटिंग हुई और इस चीज को सुलझाया गया। तो जो हम लोग सोचते हैं कि भाई बांग्लादेश क्यों हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, वो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। बांग्लादेश भी आगे चल के उतना ही बड़ा थ्रेट होने वाला है जितना कि अभी पाकिस्तान में। बांग्लादेश ने जब खुद के अपने देश पाकिस्तान को नहीं बख्शा तो वो भारत को कैसे बख्श सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो से किस बार सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।